ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी चार्जमैन सेकंड नोटिफिकेशन 2023। तो इंडियन नेवी में जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। और उसमें हम डिस्कस करेंगे जो 372 जो पोस्ट निकली हैं वो कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए, ब्रांच के लिए या फिर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए निकली हैं। जो 372 जो पोस्ट हैं उसमें आपका जो डिप्लोमा जिन बच्चों ने किया हुआ है उनके लिए उसमें वैकेंसी है। साथ में ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है उसमें किस फील्ड से, किस स्ट्रीम से जो ग्रेजुएशन की है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रही होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आपका रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इन इंडियन आर्मी 2023, इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, आपका रिक्रूटमेंट ऑफ चार्जमैन सेकंड रीडिजाइंड एज चार्जमैन, नोटिफिकेशन CM 01/2023। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है आपका इंडियन नेवी इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। ये आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे आप। फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन सेकंड redesigned as चार्जमैन, selected candidate will have to serve in the unit under administration और आपका बाय हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, हेडक्वार्टर आपका ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, हेडक्वार्टर साउदर्न नेवल कमांड कोची, और आपका अलग अलग हेडक्वार्टर्स के लिए आपका अंडमान निकोबार के लिए है पोर्ट ब्लेयर के। तो अलग अलग हेडक्वार्टर्स के लिए जो आपका चार्जमैन सेकंड के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं, तो जो पोस्टिंग आपकी रहेगी इसमें जो हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं इन्होंने आपका, जैसे मुंबई में है, आपका विशाखापट्टनम में, कोची में, अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है ना, तो वहाँ के लिए जो है आपका पोस्टिंग रहेगी और जो पोस्ट है आपकी उसमें चार्जमैन सेकंड की पोस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं जो वैकेंसी हैं वो कौन कौन से उसके लिए हैं और आपका उसमें जो है कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो जैसे यहाँ सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए इन्होंने दिया है ट्रेड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रिकल फिटर। अब इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको या तो डिग्री होनी चाहिए आपका साइंस में, और उसमें साइंस विद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जो मैथमेटिक्स, या तो साइंस विद फिजिक्स हो आपका, या साइंस विद केमिस्ट्री हो, या फिर साइंस विद आपका मैथमेटिक्स हो। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से आपका। ठीक है ना, तो इसमें टोटल जो इसमें सीट है वो आपका 42 सीट्स है ओवरऑल, जिसमें सभी कैटेगरीज की मिलाकर के इसके अंदर जो है आपका सीटों को मेंशन किया गया कि जनरल की कितनी, EVS की कितनी, EWS की कितनी है, ठीक है ना, OBC कितनी है, SC ST कितनी है, सारा मेंशन किया गया डिटेल में। तो जो टोटल सीट है वो मैं आपको बता रहा हूँ 42 सीट इसमें दी हुई है। इसके बाद आता है आपका इसमें नेक्स्ट आता है आपका वेपन ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम वेपन ग्रुप की बात करें इसमें, तो वेपन ग्रुप के लिए अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फिटर के लिए बोला गया है, जिसमें आपका डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स में है, तो उनके लिए वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी और बोर्ड। तो या तो आपका ग्रेजुएशन हो आपने साइंस में की हो, साइंस में जो आपका उसमें फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक या फिर इसको जो इसकी स्पेशलाइजेशन फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक की, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया आपका। ठीक है ना, तो जिन्होंने ये डिप्लोमा या फिर डिग्री जो ये आपके ग्रेजुएशन किए तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो है आपकी जो पोस्ट है आपका, जैसे आपका गेट्रो फिटर, आपका रेडियो फिटर, रडार फिटर, सोनार फिटर, ठीक है ना, इसके लिए दिया हुआ है। उसके साथ साथ इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट फिटर के लिए इसमें दिया हुआ है इन्होंने, कंप्यूटर फिटर। ठीक है ना, अब इसमें जो है यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है ये आपकी पोस्ट उन्होंने इसमें दी हुई है आपका गैट्रो फिटर में, और आपका रेडियो फिटर में, रडार फिटर में और आपका सोनार फिटर में। ठीक है, 11, 6, 7, 11, 6 ये उन्होंने टोटल यहाँ पर मेंशन की हुई है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फिटर में अगर आप देखेंगे तो डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स
इनमें से कोई एक होना चाहिए आपका डिग्री में साइंस के साथ में, या फिर आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसमें आपका जो है फिर डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें 4 सीटें इसमें टोटल दी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर फिटर के लिए दिया हुआ है, तो उसमें आपका या तो डिग्री होनी चाहिए आपका विद फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स में, या फिर आप डिप्लोमा अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हुआ है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप कंप्यूटर फिटर के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो आपका 7 पोस्ट उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाते हैं आपका वेपन फिटर में, आपका इसमें लास्ट में वेपन फिटर की जो इसमें पोस्ट उन्होंने यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो वेपन फिटर की जहाँ पर पोस्ट दी है, इसमें आप देखिए या तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कि डिग्री साइंस अगर आपका है, डिग्री ग्रेजुएशन में अगर आपने साइंस साइड से डिग्री की हो, तो आपका फिजिक्स से हो या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ, तीनों में से जो है इनमें से कोई एक होना चाहिए आपका साइंस में। ठीक है ना, तो या तो फिर साइंस विद फिजिक्स हो, साइंस विद केमिस्ट्री हो, साइंस विद मैथमेटिक्स हो। इसके साथ साथ वेपन फिटर में आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है इसमें। तो डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल से किया है और रिकॉग्नाइज बाय यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, तो आप इसमें वेपन फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो इसमें आपका 8 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें आगे इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए हम बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए बात करें इसमें, तो आप देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रुप में आपका जैसे आपका बॉयलर मेकर है, आपका इंजन फिटर है आपका, है ना, और आपका फाउंडर है, जीटी फिटर है, आइस फिटर है, पाइप फिटर है, मशीनिस्ट फिटर है। ठीक है, ये सब एक उसमें दिए इन्होंने। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपका डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो आपका इंजन फिटर में आपका 46 पोस्ट हैं, और आपका फाउंडर में आपका जो है टोटल आपका इसमें जो है 2 पोस्ट हैं, जीटी फिटर में 12 पोस्ट हैं, और आपका आइस फिटर में 22 पोस्ट हैं, और आपका पाइप फिटर में 21 पोस्ट हैं, और मशीनिस्ट में आपका 22 पोस्ट हैं। टोटल जो पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको इसमें दे रखा है ना डिटेल में सारा। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें इंजन ग्रुप का जो फर्स्ट आपका इसमें है, तो उसमें इन्होंने मेंशन क्या हुआ है बॉयलर मेकर के अंदर। ठीक है, बॉयलर मेकर में आपका इंजन फिटर, फाउंडर, ये उन्होंने सीधा मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका मशीनरी कंट्रोल फिटर के लिए उन्हें यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका या तो डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में हो। तो ये अगर आपने डिप्लोमा इन डिसिप्लिन में किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल से 5 पोस्ट उन्होंने मेंशन की हुई है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर और डिटेल में जो है मेंशन किया हुआ है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका REF रेफ्रिजरेशन एंड AC फिटर, ये आपका रेफ्रिजरेशन एंड AC फिटर में या तो आपका डिग्री, इन्होंने डिग्री जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री चलने वाली है आपका साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, और उसमें आपका जो सब्जेक्ट या तो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री या फिर आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो वो तो इसमें हर एक पोस्ट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि साइंस वाले जो है ग्रेजुएशन वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए इसमें। अब यहाँ पर जो इन्होंने रेफ्रिजरेटर AC फिटर में ग्रेजुएशन साइंस वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जिन्होंने कोई अलग से डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो कि अब रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। टोटल इसमें 8 सीटें हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब आगे जो है इसमें जो अगला जो लेवल दिया ग्रुप का वो आपका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ग्रुप में आपका जो इन्होंने जो पोस्ट है आपका उसमें प्लेटर की है, वेल्डर की है, शिपराइट की है, ठीक है ना, लेजर की है, रिगर की है, शिप फिटर की है, आपका मिल राइट की है, आइस फिटर क्रेन की है, ठीक है ना, पेंटर की है, और आपका सिविल वर्क की है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका प्लेटर, वेल्डर, शिप राइट की है, या फिर लेजर की है, रिजर की है, और आपका इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइंस वाले जो ग्रेजुएशन वो तो मांगी है, साथ में जैसे आपका प्लेटर, वेल्डर और आपका शिप राइट में आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका लेजर रेजर और आपका जो है आपका इसमें दी हुई है आपका मेल राइट के लिए, ठीक है ना, और शिप फिटर के लिए। तो इसमें आपका देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर डिग्री इन साइंस वाले तो रहेंगे, यहाँ पर डिप्लोमा इन डाई मेकिंग, ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन ड्रेस मेकिंग, और आपका गारमेंट फैब्रिकेशन एंड टेक्नोलॉजी वाले जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लाटर वेल्डर इसमें देखें तो 28, 21 और 23 पोस्ट हैं। और लेजर रिगर और आपका शिप फिटर में जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मिल राइटर और फिटर क्रेन में, तो यहाँ पर आपका 9 पोस्ट हैं। और आपका रिगर, शिप फिटर, मिल राइट में और आपका आइस फिटर क्रेन में देखें तो साइंस में जिन्होंने डिग्री की है साइंस से वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका 5, 6, 10 और आपका 5 पोस्ट है इन्होंने मेंशन की हुई है इसके अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें यहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ पर प्रिंटर के लिए दिया हो तो डिग्री आपका साइंस में हो वो चल जाएगा, या फिर डिप्लोमा इन पेंट में हो आपका, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में हो तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 5 पोस्ट हैं इसके अंदर। ओके, चलिए इसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगला जो आपका सिविल वर्क क्या लगा, देखो डिग्री आपका साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा आपका, या फिर डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 6 पोस्ट उन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप। अगर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप को हम देखें तो यहाँ पर जो है आपका टोटल जो है इसमें आपका PPNC की पोस्ट है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो उसमें डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द appropriate discipline as mentioned at serial number A to AB from the recognized university of board। तो सीरियल नंबर A to AB में जितनी भी डिसिप्लिन मेंशन की हुई हैं तो वो भी जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल इसमें पोस्ट आपका 12 है। अगर ओवरऑल देखें तो इसमें 372 पोस्ट का जो है इन्होंने जिक्र किया। तो कहने का मतलब ये है ये जितनी भी पोस्ट निकली हुई हैं इसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जो डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आपका जिन बच्चों ने जो है आपका BA आपका ग्रेजुएशन की हुई है साइंस में, और उन्हें साइंस में जो ग्रेजुएशन की है उसमें उनके पास फिजिक्स था या केमिस्ट्री था या फिर मैथमेटिक्स था, तो वो भी इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया उसमें यही है कि आपको जो है इसमें आप इसमें जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है कि जो सेम एग्ज़ाम आपका होगा तो दूसरा एग्ज़ाम भी सेम डे सेम टाइम पे हो सकता है, तो आप फिर उसमें नहीं बैठ पाएंगे, आप एक ही एग्ज़ाम को आप दे पाएंगे। इन्होंने नोटिफिकेशन में इस चीज़ को मेंशन क्या हुआ है। ठीक है, तो डिप्लोमा की जो स्ट्रीम्स मैंने बताई हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ जो आपका जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देख लेना, यहाँ पर उन्होंने जो है आपका डिसेबिलिटी के लिए और आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी हुई है तो आप देख लीजिए, और एब्रीवेशन जो यूज़ की हैं उनको आप देख लीजिए ना। रिजर्वेशन के बारे में आप जरूर देख लेना क्योंकि कैटेगरीज का रिजर्वेशन है तो उसको आप जरूर ध्यान से देख लें। और एज रिलैक्सेशन का उन्होंने अच्छे से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, SC ST OBC PWD ESM, ठीक है ना, और आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी, और आपका डिफेंस डिसेबल्ड पर्सनल्स के लिए भी, और आपका पर्सन हु हैड ऑर्डिनरी बीम डिक्लाइंड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस टू दिस ईयर। तो इन्होंने मेंशन किया, अब इसको अच्छे से जो है पढ़ लेना, डिटेल में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है उसमें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आर अंडर, तो इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इन्होंने यहाँ मेंशन की है। ओके, अब यहाँ पर जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए में जो इन्होंने बात रखी है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में, सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका जो है डिग्री इन साइंस जो है उसमें या तो अपने साइंस जो की जो डिग्री है उसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए या फिर आपका केमिस्ट्री हो या फिर उसमें मैथमेटिक्स हो, तो एक तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात।
दूसरी बात, ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड। दूसरा, जिस डिसिप्लिन में उन्होंने डिप्लोमा मांगा है, अगर मैकेनिकल मांगा तो मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल मांगा तो सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मांगा है तो इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिकल मांगा है तो इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो वो आपका डिप्लोमा उसी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए जिस डिसिप्लिन में उन्होंने मांगा है। ओके, उसके ओके अब बात करते हैं पॉइंट बी की, और पॉइंट बी में लिखा है दी एप्लीकेंट्स with higher qualifications may be considered provided that they are in possession of one of the requisite essential educational qualification as mentioned above as per the decision of the competent authority। तो competent authority से डिस्कस करने के बाद जो कैंडिडेट ने जो डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, सपोज मैं बात करूँ डिप्लोमा इन मैकेनिकल क्या हुआ है, ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। तो जिन कैंडिडेट डिप्लोमा किया हुआ है और उन्होंने प्लस में जो डिग्री कर रखी है, डिग्री इन मैकेनिकल भी की हुई है, तो मतलब उसी फील्ड में उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन भी गेन कर रखी है, तो वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, डिप्लोमा मस्ट है आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के बाद जो अगर आपने डिग्री भी की हुई है, आपने बीटेक की हुई है, तो आप इसमें कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका लेकिन डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, ठीक है, तो वो मस्ट है आपका। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल के बाद जो सेम उसी फील्ड में आपने डिग्री भी अगर कर रखी है, तो भी आप इसमें फिर अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो आपका लेकिन डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए उसी फील्ड में। ऐसा नहीं कि अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ, खाली आपने अगर डिग्री की हुई है, ठीक है ना, अगर आपने खाली डिग्री की हुई है मैकेनिकल में या जिस भी फील्ड का मांगा उस फील्ड, जैसे सिविल में हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक में हो गया, तो फिर आपको जो है अगर डिप्लोमा आपने नहीं किया हुआ लेकिन आपने डिग्री कर रखी है, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। डिप्लोमा होना ही चाहिए, डिप्लोमा मस्ट है, जिस फील्ड में मांगा है और जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आपने प्लस फिर उसी में रह करके अपने हायर एजुकेशन किया हुआ है, तो फिर उस केस में जो फिर आपका कंसिडर किया जाएगा हायर क्वालिफिकेशन को भी, ठीक है, समझ में बात को। खाली डिग्री अगर आपने किया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। डिप्लोमा प्लस बीटेक अगर आपके पास है, ठीक है ना, डिप्लोमा प्लस बीटेक का मतलब ये होगा कि आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है मैकेनिकल में ही और आपने प्लस डिग्री भी की हुई है मैकेनिकल में, तो आपका डिग्री जो आपका कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ लिखा है द एप्लीकेंट विद हायर क्वालिफिकेशन में बी कंसिडर प्रोवाइड दैट दे आर इन possession of one of the requisite essential educational qualification mentioned above as per the decision of the competent authority। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है ना। तो आप जो है इसको फिर डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को लेकर के, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे डिटेल में इसको पढ़ना है। ओके, उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि नेचर ऑफ ड्यूटीज़ जो आपका किस तरह से रहेगा इसमें, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ का अच्छे से डिस्कशन किया, उसका रिम्यूनरेशन एंड सर्विस कंडीशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल में दिया है, इसको भी आपने पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। इसमें 7-6 CPC और 7 CPC के बारे में डिस्कस किया है इन्होंने। इसके बाद जो मेन पॉइंट है आपका फिर देख लीजिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो ओपनिंग डेट और ऑफलाइन के बारे में डिस्कस किया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 15 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई से स्टार्ट होगा और जो क्लोजिंग रहेगी रजिस्ट्रेशन की आपका 29 मई तक जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके साथ साथ जो है आपका इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। क्या क्या इसमें बोला गया है तो अच्छे से आपको देखना है, सारा हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई का लिंक दिया उन्होंने, अप्लाई कैसे करना है। तो हाउ टू अप्लाई में इन्होंने बता दिया है कि कब से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 15 मई से स्टार्ट है, 29 मई तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट का उन्होंने लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन नेवी में आप जाएंगे, वे टू ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और आपका सिविलियन में जाएंगे, वहाँ पर आपको चार्ज मैन सेकंड का जो है
अप्लाई का ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको वहाँ मिलेगा, तब आपने इसमें अप्लाई करना है। ओके, तो पूरा प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई में बताया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से डिस्कस जरूर करें, इसको अच्छे से आप जरूर पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए टाइम है। तो अप्लाई करने से पहले आपने पूरी नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन एक बार गलत फिल कर दिया तो आपको उसमें सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जो है पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें कि क्या जो जो चीज़ इन्होंने मांगी हैं, जो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं, जो जो इन्होंने कंडीशंस मांगी हैं, क्या वो सभी कंडीशन आपकी फुलफ़िल हो रही हैं। अगर आपकी सारी कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो ही इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने बिना पढ़े इसको अप्लाई किया और कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन सबमिशन को लेके भी बताया है कि एप्लीकेशन ऑफ जो सबमिशन है वो किस तरह से आपको करना है, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, और एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, देखिए मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है उस चीज़ को। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट दियर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली। कैंडिडेट आपको या तो यह है कि इसमें अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आपने सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा हर एक पोस्ट के लिए। पहली बात तो ये उन्होंने यहाँ बोल दी है। अगर आप किसी भी मोर देन वन पोस्ट अगर अप्लाई करते हैं तो हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेटली इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड बी अवेयर दैट सेंटर ऑफ ईच एग्जाम मे बी डिफरेंट। उन्होंने कहा कि सपोज आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो हो सकता है कि आपका जो सेंटर है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जगह आपका सेंटर हो। पहली बात तो मे बी करके उन्होंने बोल दिया शायद आपका सेंटर जो है हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग जगह पे हो सकता है। एंड एग्जामिनेशन मे बी ऑन द सेम डे और शिफ्ट, और जो एग्ज़ाम हो सकता है पता लगा कि आपने दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया और दोनों पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो सेम डे है और सेम टाइम पे हो रहा है वो, तो आप एक ही एग्ज़ाम को दे पाएंगे उसमें, तो ये भी हो सकता है वहाँ पर। इफ़ द एग्जामिनेशन आर इन टू डिफरेंट शिफ्ट ऑन द सेम डे इट विल बी कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबल टू रीच द एलोकेट सेंटर। तो अगर आपका सेम डे दो अलग अलग सेंटर पे आपका एग्ज़ाम है और सेम डे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में है तो वहाँ पर कैंडिडेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सेंटर उसका अलॉट किया गया है वहाँ पर वो टाइम पर पहुँचे। If the examination of two posts applied by candidate in the same shift, he will be able to appear in examination of one post as per his her choice. अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था तो दोनों पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका सेम टाइम पे एक ही जगह अलग अलग सेंटर पे मॉर्निंग एक ही टाइम पे पड़ गया है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा फिर इसमें कि मुझे कौन सा वाला एग्ज़ाम देना है। तो ये उन्होंने पहले ही कंडीशन यहाँ पर क्लियर कर दी है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, ठीक है ना, कि आप एग्ज़ाम दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं उसमें एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए। उसमें सेंटर भी अलग अलग जगह हो सकता है, सेम टाइम पे अलग अलग से अलग अलग जगह पर उसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सपोज पता लगा मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो है एक पोस्ट के लिए अप्लाई है, सेम उसी टाइम पे कि दूसरे सेंटर पे आपका जो है वही दूसरा जो एग्ज़ाम आपने अप्लाई किया था उसका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप एक ही दे पाओगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है, उसमें कोई नहीं फिर आपको कोई उनकी तरफ से कोई वो नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना है तो आप खुद देख लीजिए आपको कैसे अप्लाई करना है। इन्होंने सारी बात क्लियर कर दी है। अगर आपका सेम टाइम पे आपका एक से ज़्यादा सेंटर एक से ज़्यादा पेपर के लिए सेम टाइम पे या अलग अलग सेंटर पे एग्ज़ाम रहता है तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी वो आपकी है। ओके चलिए, इसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर भी इन्होंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट और आपका एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जब 278 रुपीज़ लगेगी आपका ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस होगी। और इसमें आपका मोड ऑफ पेमेंट इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट होगी। एग्जाम्पशन किसको दिया है, SC ST PWD और ESM वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो एग्जाम्पशन है पेमेंट ऑफ फीस में उनको पेमेंट नहीं करनी है। ओके, और एग्ज़ाम सेंटर्स को आप देख लीजिएगा कि ऑल ओवर इंडिया में इनके ये एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर रहेंगे आपका।
ये सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपका अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, दिल्ली, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। उसमें आपके किस किस सिटी में सेंटर रहेंगे वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरें तो ये रिजेक्शन क्राइटेरिया पहले अच्छे से पढ़ लें कि ये इसमें गलतियाँ ना हो। अगर इनमें से कोई भी गलती वहाँ पर होगी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड के बारे में उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द डेट ऑफ एग्जामिनेशन पब्लिश ऑन वेबसाइट लेटर एक्सेप्ट exact date, time or venue of examination will be given on the admit card. The admit card will be available on the website for download. Print admit card will not be sent by post. Candidate must print the admit card and carry it for appearing examination. Valid original photo ID is mandatory along with the admit card to appear in the examination. Indian Navy reserve the right to divert candidate at any center or another center depending upon operational constraint. Indian Navy will not entertain any request for any change in examination city, center, date and shift allotted to candidate. Mere issue of admit card to the candidate will not imply that their candidature has been finally accepted by Indian Navy. तो ये कि आपका जो एडमिट कार्ड जो है वो आपको इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है उसी पर ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना होगा, साथ में अपने ओरिजिनल जो आपको फ़ोटो जो है वो भी साथ में रखना होगा उसके, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। एडमिट का एग्जाम सेंटर के लिए उन्होंने बता दी है बात डिटेल में। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, देखो इसको पढ़ लेना कि एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ वहाँ पर ये बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन बता दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, उस पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि उन्हें मेंशन किया इंडियन नेवी विल स्क्रीनिंग ऑल एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑनलाइन। जितनी भी एप्लीकेशन उनको मिलेंगी पहले उनको स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती तो जो सिलेक्ट होंगे एप्लीकेशंस उनका स्क्रीनिंग का एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, फिर वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, मतलब एग्जाम के लिए जाएंगे। तो एग्जाम में क्या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपका सिलेबस स्पेसिफिक पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस डिसिप्लिन से आपने डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन की हुई है आपका उससे टोटल 50 क्वेश्चंस आपका उससे रहेंगे, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन आपका जो जिस डिसिप्लिन से आपने अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया उससे रहेंगे और जो आपका रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आपका जो है नॉन टेक्निकल रहेंगे, ओके। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो है सिलेबस को भी डिटेल में दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पर। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ द ट्रेड, आपका जिस भी फील्ड से आपने डिप्लोमा या डिग्री की है उस फील्ड से भी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में बता दिया है। उसका रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर आपका टाई होता है मतलब एक पोस्ट के लिए अगर 2 या 3 कैंडिडेट होते हैं उस केस में फिर जो सिलेक्शन जो होगा तीनों में से कैसे किया जाएगा वो उन्हें यहाँ बता दिया है कि जैसे इन केस ऑफ वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन द केस विल बी resolved by the applying following criteria one after another as applicable till the tie is resolved. Date of birth पहले देखेंगे, उसके बाद with older candidate placed higher, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे in which name of the candidate appear, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस के भी आप जो है सिलेक्शन किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो आप देखेंगे इसमें जो है आपका प्रोविज़न फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो है क्या प्रोविज़न उसका पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर पढ़ लें कि जो मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए वो क्या क्या हैं, वो सारी इन्होंने जो यहाँ पर मेंशन की हैं। आप सभी इंस्ट्रक्शंस को जो है बहुत ध्यान से और अच्छे से आप पढ़ लें। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी मिसकंडक्ट, ये भी आप देख लीजिए, अगर कोई भी चीज़ गलत पाई गई तो उस केस में आपका जो इसमें टर्मिनेशन है या फिर एक्शन क्या लिया जाएगा वो सब इन्होंने मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। तो आप जो है हर जो भी इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें, गलत इन्फॉर्मेशन कोई ना दें, ठीक है ना। तो यहाँ कंप्लीट आपको ये फॉर्म इन्होंने ये दिया हुआ है।
तो आप जो है पहले इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें और एक एक पॉइंट को जो है आपने बहुत अच्छे से जो है इसको पढ़ना है एक एक पॉइंट को। और क्योंकि नोटिफिकेशन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया वो आपका 15 मई से और 29 मई तक जो है वो रहेगी। तो अभी 15 मई से इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो उससे पहले जो आप इस नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि फिर आपको जो है इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती ना हो और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म जो है वो आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग में जो है वो उसमें सेलेक्ट भी हो जाए। ओके, इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो कुछ ई बुक्स हैं जो कि आपको अभी कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, गवर्नमेंट एंड पीएसयू कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो बुक्स हैं आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। ये बुक्स आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है, तो आप इसको अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इसके साथ साथ डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है, इसको भी आप जो है अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इस ई बुक में हमने टोटल 300 टेक्निकल के इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं और जिससे पहले वाली जो ई बुक है उसमें जो है हमने 100 टेक्निकल जो है इंटरव्यूज के क्वेश्चन दिए हैं, जो कि प्राइवेटली जो आपका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कंपनी से पूछे गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और इसमें डीआरडीओ में जो आपका जो मैकेनिकल से जो है आपका जो सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इस ई बुक में दिए हैं, जिससे कि और इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इस ई बुक को भी लेकर के अपने ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से जो है किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये बुक भी। इसके साथ साथ आपका मशीन डिज़ाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन की ई बुक जो आपको मिल जाएगी, टोटल 600 MCQ क्वेश्चन इस बुक में दिए हैं, तो आप इस ई बुक को भी अमेज़ॉन से ले सकते हैं। और थ्योरी ऑफ मशीन की जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी हमारी। एंड हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 में जो है हमने पंप और आपका टरबाइन और आपका हाइड्रोलिक मशीन्स को नहीं रखा है। उसके अलावा जो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको इस ई बुक वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा। इससे हमने थ्योरी को भी डिस्कस किया, साथ साथ हर टॉपिक की थ्योरी के साथ हमने उसके एमसी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ई बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें कि हमने प्रीवियस टाइम्स में जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के जो पेपर्स रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हमने इस ई बुक में डिस्कस किया हुआ है। एंड इसके साथ साथ WMSC कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की जो ई बुक है वो भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, अगर आप अभी कॉलेज में हैं और अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर में अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपने बैठना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है हमने इसी बुक में दिया हुआ है। ये आपका इंग्लिश एडिशन में अवेलेबल है और यही बुक सेम आपका हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। अपनी ड्रीम जॉब को पाने की तैयारी कैसे करें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया कि इंडियन नेवी में चार्जमैन सेकंड पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन निकली है उसमें जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑल इंडिया पैन लेवल पे है, फ्रेशर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको 372 पोस्ट पे जो है बताया उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो उसमें जिन बच्चों ने आपका डिप्लोमा किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है आपका जिन बच्चों ने आपका ग्रेजुएशन की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उससे हायर पोस्ट वाला जो डिस्कशन हुआ है नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया और आपने बीटेक इन मैकेनिकल किया हुआ है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डिप्लोमा, बीटेक और आपका जिन्होंने ग्रेजुएशन इन साइंस की है वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप जो है उसकी नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। और जो इंडियन नेवी की जो वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाकर के जो है आप जाकर के नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए इंडियन नेवी की जो है वेबसाइट के लिंक पे आप चले जाएँ तो वहाँ पर जो है या फिर आप गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे इंडियन नेवी तो वहाँ पर आपको उसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ से जाके भी जो है आप उनका जो करियर वाला सेक्शन है उसमें जाके भी आप जो नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ में। ओके, थैंक यू।